So today we are taking up Contractors Plant and Machinery, CPM इंश्योरेंस। अब देखिए CPM इंश्योरेंस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का पार्ट, यानी कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की एक ब्रांच है। अगर ये इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की ब्रांच है तो इस पर इंजीनियरिंग टैरिफ लागू होगा, इस पर मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा और यह मोटर पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये पॉलिसी मोटर पॉलिसी से कैसे अलग है, क्योंकि इसको क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां इसको ऐसे ट्रीट करती हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की अगर कोई प्लांट मशीन या व्हीकल है वो इंश्योरेंस के लिए आया तो वो सिर्फ ये देखे कि कॉन्ट्रैक्टर का उसको सीपीएम पॉलिसी दे देती है। ऐसा नहीं होता। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर का प्लांट एंड मशीनरी है तो उसको सीपीएम पॉलिसी दे दी जाए, ये इसका मतलब ये है कि देने वालों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि प्रोडक्ट है क्या। और पॉलिसी में फिर मोटर पॉलिसी में और सीपीएम पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, दोनों पॉलिसियाँ अलग अलग कैसे होती हैं, दोनों पॉलिसियों का पर्पस क्या है, दोनों पॉलिसी कब और किन कंडीशंस में दी जाती हैं, उनके कवरेज और एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिस्टर साहब, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ। साहब अहमद, मिस्टर साहब अहमद, यू आर ऑन नाउ, इट्स ओके। तो ये कंडीशंस आपको पहले समझ लेनी चाहिए पॉलिसी देने से पहले, क्योंकि आपके पास अप्रोच करेंगे कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्टर भी अप्रोच करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के क्या होता है कि उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे चल रहे होते हैं, कई बार किसी का एक भी हो सकता है। अब जब ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहाँ उनकी अपनी जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो डे एंड नाइट वर्क कर रहे होते हैं। अब डे एंड नाइट जब वर्क करेंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लॉस और डैमेज तो होगा उनमें। और लॉस और डैमेज होगा तो क्योंकि ये मशीनरी बहुत हैवी होती है और हैवी कॉस्ट की होती है, इसलिए इनका इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी हो जाता है। अब इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता हो कि मोटर पॉलिसी क्या होती है और सीपीएम पॉलिसी क्या होती है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं हो, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी आपके भरोसे रहेगा और आपको सही पॉलिसी का सिलेक्शन करके देना है। मिस्टर साहब, आपका अभी भी ओपन है, आपने म्यूट नहीं किया है। सर म्यूट यस। तो अब आप इसको समझिए, प्रोडक्ट को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, डिटेल भी और प्रोडक्ट की भी। देखिए, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट एंड मशीनरी जो कि एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे काम कर रही है और वो लोकेशन इंडिया में है, तो उनके लिए पॉलिसी बनी। अब ये सिर्फ ये वर्ड लिख देना कि स्पेसिफाइड लोकेशन इन इंडिया, इसके बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, क्योंकि मोटर पॉलिसी में आप ऐसा नहीं लिख सकते। मोटर पॉलिसी ऑल इंडिया में एनी प्लेस पे कहीं भी चल सकती है और उसके अलावा इंडिया के बाहर, इंडियन टेरिटरी के बाहर भी उसके लिए ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। तो मोटर पॉलिसी के लिए नहीं लिख सकते। प्लस ये सीपीएम पॉलिसी ना तो मोटर टैरिफ से गवर्न होती है, ना इस पर इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी प्रोविजन लागू होता है। ये बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी हो जाती है। और ख़ास तौर से ऐसे व्हीकल्स जो कि आपने कुछ देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं, कुछ के नाम सुने हैं, कुछ के नहीं सुने हैं, लेकिन वो कॉमर्शियल यूज में आ रहे हैं और लोकेशन पे आ रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट की साइट पे लोग काम आ रहे हैं, तो उनका इंश्योरेंस जरूरी होगा।
अब ये सारे के सारे व्हीकल कॉमर्शियल यूज में आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे व्हीकल भी हो सकते हैं जो कि अपने आप चल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप नहीं चलते, उनको केवल माउंट करके या कनेक्ट करके चलाना होता है। तो वैरायटी ऑफ मिसलेनियस डी काइंड ऑफ व्हीकल्स आर देयर। ये मिस डी व्हीकल्स की एक कैटेगरी है जो कि इंडिया में टैरिफ में दी हुई है, और उसमें करीब 58 प्लस व्हीकल्स का नाम लिस्टेड है। वो सारे के सारे व्हीकल टू व्हीलर, प्राइवेट कार और कमर्शियल व्हीकल में जीसीसीबी, पीसीसीबी से हटके हैं। इसका मतलब जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस, रोड रोलर, बुलडोजर, सिनेमा, फिल्म सिटी वैन, डिस्पेंसरी, एक्सकेवेटर, फायर ब्रिगेड, फुटपाथ रोलर। अब ये वो मिस्ड व्हीकल हैं जो आपको कहीं भी रोड पर भी चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंटली प्लेस टू प्लेस यूज होता है और वो रोड पर चल रहे होते हैं। अब इनमें से जैसे एम्बुलेंस है, ये फायर ब्रिगेड है। अब फायर ब्रिगेड ना तो पैसेंजर कैरिंग के काम में आती है, ना गुड्स कैरिंग के काम में आती है, ना ये प्राइवेट यूज के लिए है, ना ये टू व्हीलर है। तो ये मिस डी टाइप ऑफ व्हीकल होगी, मिसलेनियस डी टाइप का व्हीकल होगी। इसी तरीके से रोड रोलर है। अब ये किसी भी उन फर्स्ट 4 कैटेगरी में तो नहीं आया ना, टू व्हीलर, प्राइवेट कार, जीसीसीबी, पीसीसीबी, तो मिस डी है। अब यहाँ कुछ व्हीकल्स के जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ये तो वो हो सकते हैं जो कि आपने देखे हैं पब्लिक प्लेस पर, लेकिन बहुत सारे इन्हीं में से ऐसे भी हैं जो कि आपने नहीं देखे, जैसे फॉकलिफ्ट, ग्रैब है, ग्रेटिंग मशीन है, हेयर से, टिपर्स, स्क्रैपर्स, रिपर्स, एंजल डोजर्स। ये कुछ इस तरीके के व्हीकल्स हैं जो कि केवल प्रोडक्ट साइड पे यूज होते हैं। तो इन सभी का इंश्योरेंस सीपीएम में हो सकता है, लेकिन सीपीएम की अपनी कंडीशंस है, क्योंकि एट एनी प्लांट साइट if contractor is completely dependent on the machinery and plant work, he will use them at the project site, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो अपने प्लांट एंड मशीनरी पे डिपेंडेंट है ना, और उसका प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो वहाँ यूज करेगा पक्का। तो उसमें फिजिकल लॉस और डैमेज की चांसेस भी बढ़ गए, और ये फिजिकल लॉस और डैमेज बहुत हैवी लॉसेज में रिजल्टेंट हो सकता है, यानी कि काम के दौरान इट कैन रिजल्ट इनटू वेरी हैवी लॉसेज। उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रिस्क नहीं लेता और वो सबका इंश्योरेंस कराता है। अब जब उसे इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसे मालूम है कि लॉस और डैमेज होंगे, तो चाहे वो कोई प्रोजेक्ट ड्वेलिंग का बना रहा है, या ऑफिस का बना रहा है, या हॉस्पिटल का बना रहा है, या टनल का बना रहा है, या कोई चैनल का बना रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, he dependent on his own plant and machinery और vehicles। सबसे पहले उन्हीं को यूज करेगा, क्योंकि अगर वो और दूसरे के यूज करता है तो उसको हायर यानी कि भाड़ा पे करना पड़ता है, जबकि उसके पास खुद है तो वो खुद अपने पहले यूज करेगा। लेकिन लोकेशन पर ही यूज होंगी, यानी कि स्पेसिफाइड लोकेशन, दैट इज प्रोजेक्ट साइट। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो पॉलिसी का कवरेज मोटर पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। कैसे है आपको ये समझना। पहला सेक्शन इससे कहलाता है मटेरियल डैमेज। मोटर पॉलिसी में ऑन डैमेज कहलाता है, लेकिन यहाँ मटेरियल डैमेज। अब ये मटेरियल डैमेज मोटर पॉलिसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कोई भी पेरेंट्स की लिस्ट नहीं है। ये सेक्शन ऑल रिस्क सेक्शन है, जो इस व्हीकल की, इस मशीनरी की हर हाल में रिस्क कवर करता है, केवल एक्सक्लूजन्स को छोड़कर। तो मशीनरी चाहे वर्क में हो, चाहे खड़ी हो, रेस्ट पर हो, या कोई सब्सिक्वेंट रिएक्शन हो रहा हो, या डिसमेंटलिंग हो रही हो, या ओवरऑलिंग हो रही हो, या प्रोजेक्ट
साइड पे ही वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हो, किसी भी इन सिचुएशंस में अगर उसमें लॉस और डैमेज होता है तो ये पॉलिसी उसको कवर करती है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कवरेज। इसका मतलब है कि ये सेक्शन बड़ा है मोटर पॉलिसी के कंपैरिजन, क्योंकि मोटर पॉलिसी में तो जो 13-14 बैरल की लिस्ट है सिर्फ उससे रिस्क कवर्ड है। यहाँ सारी रिस्क कवर्ड हैं जब तक कि वो एक्सक्लूड नहीं की गई। ये हुआ मटेरियल डैमेज सेक्शन। दूसरा है थर्ड पार्टी सेक्शन। यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेक्शन है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है मोटर से, क्योंकि सीपीएम पॉलिसी में केवल थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर होता है, पर्सन की लायबिलिटी कवर ही नहीं होती। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर है, वो भी 7.5 लाख वाली लिमिट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ मोटर का प्रोविजन लागू नहीं होता। यहाँ तो सम इंश्योर्ड की लिमिट है। इसके मायने है कि ये दोनों सेक्शन, ओन डैमेज सेक्शन और थर्ड पार्टी सेक्शन, मोटर पॉलिसी से डिफरेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिसी का जो कवरेज है वो केवल स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही काम आएगा। तीसरी चीज, ये पॉलिसी ना तो मोटर टैरिफ से गवर्न होगी, ना मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होगी। इस पर केवल और केवल इंजीनियरिंग टैरिफ लागू होगा। इसका रेट शेड्यूल भी अलग होगा, अलग इन द सेंस मोटर इंश्योरेंस से बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि आपने देखा है जब भी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम रेटिंग लिए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक रेट चार्ट होता है। उस रेट चार्ट में से आप अलग अलग, वो पहले वन डैमेज प्रीमियम ले रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी प्रीमियम ले रहे हैं, फिर पीए प्रीमियम ले रहे हैं, इस तरीके से प्रीमियम लेते हैं, क्योंकि वह प्रीमियम इसी तरीके से रेट चार्ट में बनाया हुआ है। यहां वो सिस्टम है ही नहीं। वहां आप पहले क्लास वाइज प्रीमियम ले रहे हैं, क्योंकि वो जो रेट चार्ट बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ व्हीकल है। जैसे टू व्हीलर का अलग है, प्राइवेट कार का अलग है, जीसीसीबी का अलग है, पीसीसीबी का अलग है, एमएसडी का अलग है, ये सारे रेट चार्ट अलग है। इवन ईवी का भी अलग हो गया। सीपीएम में ऐसा कुछ भी नहीं। सीपीएम इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ट सिर्फ इतना सा है कि 5 ग्रुप हैं, पांचों ग्रुप का नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। पांचों के लिए प्रीमियम रेट फिक्स है एज पर टैरिफ, जिसको अंडरराइटर अपने हिसाब से डी टैरिफ डिस्काउंट दे करके कम कर सकता है। और ये ग्रुप के हिसाब से रेट फिक्स है। ग्रुप 1 के लिए 60 पैसा 60%, 0.60, 2 के लिए 0.80, 3 के लिए 1.00, 4 के लिए 2.00, 5 के लिए 0.2। इसमें अर्थक्वेक की रिस्क शामिल नहीं है। अर्थक्वेक का प्रीमियम अलग से लिया जाता है। अब जब आपने चार्ट देखा तो आपको एक चीज समझ में आई कि सीपीएम पॉलिसी में ओडी रिस्क, टीपी रिस्क, पीए रिस्क, ये सब चीजें नहीं होती। प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज में तो होती है। कवरेज में तो मटेरियल डैमेज रिस्क हो गया, थर्ड पार्टी रिस्क हो गया, ये नहीं। लेकिन प्रीमियम के हिसाब से सिर्फ एक यही रेट है, बाकी अर्थक्वेक ले सकते हैं और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि वो जो मोटर का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन भी यहाँ काम नहीं आता। प्राइवेट कार, टू व्हीलर, जीसीसीबी, पीसीसीबी, वो भी यहाँ नहीं। तो यहाँ क्या है? वही 5 ग्रुप, पांचों ग्रुप का रिस्क कोड अलग है, प्रीमियम रेट अलग है, मशीनरीज अलग है, और ये इंटरचेंजेबल नहीं है।
जिस ग्रुप में जो मशीनरी है उसका इंश्योरेंस उसी ग्रुप में उसी की प्रीमियम रेटिंग के हिसाब से होगा और उसका रिस्क कोड डल जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में मिक्सिंग मशीन, चेन ब्लॉक, कंप्रेसर एयर ब्रेक, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन 10 टन की कैपेसिटी तक, रोड रोलर, रेलवे ट्रैकर, स्क्रैपर, वाइब्रेटर्स, ये इस तरीके की मशीन्स आती हैं जो कि बाई नेम डिफाइंड है, टैरिफ में मेंशन है, रिस्क कोड सबके दिए। और इन सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी है कि ये सीपीएम टैरिफ ऑल इंडिया की हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए लागू होता है। सीपीएम पॉलिसी ऑल इंडिया में सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की एक सी है, केवल नेम लोकेशन का डिफरेंस है, प्रीमियम रेट का डिफरेंस है, एड ऑन कवर्स का डिफरेंस है। पॉलिसी के वर्डिंग्स, टर्म्स, कंडीशंस, क्लॉजेस एक से ही, क्योंकि टैरिफ प्रोविजन और टैरिफ सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक सा है। तो ग्रुप 1 की मशीनरी को हम ग्रुप 2 में या 3 में या 4 में या 5 में चेंज नहीं कर सकते। इसी ग्रुप में इंश्योरेंस होगा, इसी ग्रुप की रेट लगेगी, उसको डिस्काउंटिंग करके कम ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा ग्रुप है B2। अब ग्रुप 2 में जो मशीनरी शामिल है उनमें एग्रीगेट प्लांट, एयर लॉक, गैस पावर जनरेटिंग प्लांट, ग्रेडर्स, पेन स्क्रैपर्स, रिपर्स, मैकेनिकल स्वेपर्स, साइड पावर जनरेटिंग प्लांट, स्टोन क्रशर्स, ट्रैक्टर ट्रेलर्स और ट्रांसफार्मर्स, ये इस तरीके की मशीन शामिल। लेकिन फंडा वही लगेगा सेम। रिस्क कोड स्टार्टिंग फ्रॉम 201, ग्रुप 2 ग्रुप रेट 0.80 प्लस अर्थक्वेक रेट। तो इंटरचेंज करने की जरूरत भी नहीं है। इस ग्रुप की मशीन जिसको आप इसी ग्रुप में इंश्योरेंस कर दीजिए। ग्रुप 3 में थोड़ी रिस्की मशीन आ जाती है, जैसे बुलडोजर, क्रेन अबव 10 टन कैपेसिटी, टर्नर, डाइविंग इक्विपमेंट्स, एक्टिवेटर्स, लोडर्स, पाइप जैकिंग, मोबाइल डाइविंग रिग, टॉप लिफ्ट ट्रक, ब्रेकडाउन व्हीकल्स, हाइड्रोलिक ट्विन बूम, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक ट्राइना, ये मशीनरी टैरिफ में इसी तरीके से डिफाइंड है, इसी तरीके से मेंशन्ड है, इसी तरीके से कोटिफाइड है, इसी तरीके से इनका प्रीमियम रेट लागू होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना ये है कि जैसा ग्रुप है वैसी रेट लगानी है आपको, और ग्रुप की मशीनरी को किसी दूसरे ग्रुप में इंटरचेंज नहीं करना है। ग्रुप 4 में जब हम आते हैं तो आपको सबसे हैवी रिस्क की मशीनें मिलेंगी और उनका सबसे ज़्यादा प्रीमियम रेट भी है, ₹2.00% प्लस अर्थक्वेक। और जो मशीनें भी वो हैं जैसे ड्रिलिंग मशीन फॉर वाटर सप्लाई या टनल बोरिंग मशीन, रिस्क कोड स्टार्ट फ्रॉम 401। और इसके बिल्कुल 22 वर्षा जस्ट अपोजिट ग्रुप 5, जिसमें सबसे कम रेट की, सबसे कम रिस्क की मशीनरी शामिल है। इनका प्रीमियम रेट केवल 0.20 प्लस अर्थक्वेक है। और इनमें ज़्यादातर वो है जिनको कि सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, जिनको कि कनेक्ट करके या माउंट करके चलाना होता है। इसलिए इस ग्रुप की मशीनरी का प्रीमियम इसी ग्रुप में लगेगा। फिर अर्थक्वेक रेट लेगी। अब अर्थक्वेक का प्रीमियम रेटिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सेम बोले तो फायर इंश्योरेंस में जो अप्लाई होता है वो यहाँ अप्लाई होता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जोन 0.10, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जोन 0.01%। अर्थक्वेक रेट हो गया। कुछ सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की डिक्लाइन लिस्ट होती है,
ऑन डिक्लाइन लिस्ट में वो व्हीकल होते हैं जिनको कभी बीमा नहीं कर सकते या करते नहीं है, करना नहीं चाहते क्योंकि हाई क्लेम रेस होता है। अब से देखिए, सबसे पहले है रजिस्टर्ड व्हीकल। रजिस्टर्ड व्हीकल का मतलब है कि जो व्हीकल आरटीओ से रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो आरटीओ से रजिस्टर्ड है उस पर ऑटोमेटिक मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू हो गया और इंडिया मोटर टैरिफ भी लागू। फिर उसका कंपलसरी और मैंडेटरी बीमा कराना ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मोटर टैरिफ लागू होगा, सारे प्रोविजन मोटर के लागू हो जाएंगे। मोटर की पॉलिसी लगेगी, मोटर की प्रीमियम रेट लगेगी, मोटर के एड ऑन कवर लगेंगे, सब कुछ मोटर इंश्योरेंस होगा। तो रजिस्टर्ड व्हीकल को सीपीएम में इंश्योरेंस नहीं करना है, लेकिन डिनाई भी नहीं करना है क्योंकि वो सीपीएम में नहीं होगा तो मोटर इंश्योरेंस हो जाएगा। दूसरा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टनल बोरिंग मशीन, ऑल टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रिग्स, वाटर बोरिंग मशीनरीज, ऑयल गैस ड्रिलिंग एंड रिग्स, ये सब डिक्लाइन लिस्ट में है क्योंकि इनके क्लेम रेशो बहुत ज्यादा होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो प्रीमियम रेट चार्ज की जा रही है उसमें इनको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी कंपनी अगर इनको करती भी हैं तो फिर वो अपनी कंडीशंस पे करती हैं। प्रीमियम रेट ज़्यादा होगी, कुछ वारंटी भी हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस भी हो सकती हैं। अंडरराइटर के जो डिसीजन है वो लागू करते हैं। और इसमें एक और क्लॉज है, एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड। ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि मोटर इंश्योरेंस नहीं है, ये इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है। और इसको, इस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में इसको व्हीकल कम प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि व्हीकल नॉर्मली उन्हीं को बोला जाता है जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड। अब मोटर इंश्योरेंस का प्रोविजन लागू नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि आपको सम इंश्योर्ड पूरा लेना है, जो कि इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हो, इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो, या उसको रजिस्टर करने में जो नई कॉस्ट लगेगी उतना हो, उससे कम नहीं। मोटर में हमेशा आप जानते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर इंश्योरेंस होता है। मोटर में आप जानते हैं आईडीवी पर इंश्योरेंस होता है, वो आईडीवी ही उसका सम इंश्योर्ड होती है, वही इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है। और आईडीवी आप जानते हैं 5 साल की टेबल होती है, हर साल उसमें से 10% कम होता चला जाता है, उसके बाद भी हर साल ऑन एंड एवरेज 10% कम होता चला जाता है। मोटर में आप ये भी जानते हैं कि पहले दिन भी अगर बीमा करें तो शोरूम प्राइस पर नहीं कर सकते, उसमें से भी 5% कम हो जाता है। तो मोटर की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, वो यहाँ लागू नहीं होती। उसका वाइस वर्सा बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो आपने कोई मशीन 2 साल पहले खरीदी है 50 लाख की, और आज उसको खरीद रहे हैं, आज 55 लाख की अगर है तो 55 लाख से कम का इंश्योरेंस तो होना ही नहीं चाहिए उसका। ज़्यादा करते हैं वेल एंड गुड, ज़्यादा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सीपीएम इंश्योरेंस में आप उसमें सम इंश्योर्ड में रिप्लेसमेंट कॉस्ट जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज, और कोई इरेक्शन कॉस्ट है तो उसको भी शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा होगी, और होना ही चाहिए। ज़्यादा होना ही इंश्योर्ड के इंटरेस्ट में है। अगर 55 लाख की मशीन दी है, उस पर 1 लाख का कोई कस्टम ड्यूटी दी है, उसको इरेक्ट करने में कोई 2-3 लाख खर्च हुए हैं, उन सबको शामिल कर लीजिए उसमें, वो उसका सम इंश्योर्ड होगा। क्योंकि मान लिया वो जल गई, फूक गई, बाढ़ में डैमेज हो गई, साइक्लोन में डैमेज हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देने को तैयार है, अगर आपने उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बीमा कराया तो। क्योंकि ये पॉलिसी क्लास है, सम इंश्योर्ड शैल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय न्यू प्रॉपर्टी।
of the same kind, same capacity. इसलिए अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, सम इंश्योर पूरा लीजिए और उसमें शामिल कर लीजिए फ्रेट, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज और एनी काइंड ऑफ इरेक्शन कॉस्ट शामिल कर लीजिए। फिर है ट्रांजिट कवरेज। अब मोटर पॉलिसी तो क्या सारे टाइम ट्रांजिट में ही रहती है, चाहे आप 2 व्हीलर लें या कार लें या टैक्सी लें, सब रोड पे ही चले। इनमें से कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं चलेगा सीपीएम में जो इंश्योर है, क्योंकि रोड पर चलने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉम आरटीओ है ही। अगर वो प्रोजेक्ट साइड पे एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा वो रिस्क कवर हो जाएगी, लेकिन रोड रूट के जरिए वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है वो रिस्क कवर नहीं होता। उस पीरियड में अगर उसमें कोई लॉस या डैमेज हो गया और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे। हाँ, उसे ट्रांजिट रिस्क को कवर कराने के लिए मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी लेनी चाहिए या उसको किसी लोडर के थ्रू कैरी करना चाहिए, पब्लिक प्लेस से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि लॉस और डैमेज होने की सिचुएशन में उसको खुद को बियर करना पड़ेगा। अब इस पॉलिसी में कुछ एड ऑन कवर भी, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी लायबिलिटी एड ऑन कवर, क्योंकि सीपीएम की पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर करती है, वो भी सम इंश्योर्ड की लिमिट तक, पर्सन की लायबिलिटी कवर ही नहीं करती। और प्रोजेक्ट साइड पे अक्सर पर्सन्स की डेथ होती है आउटसाइड, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन लेना हमेशा एडवाइजेबल है, क्योंकि इसमें इंश्योर को 2 लिमिट सेलेक्ट करनी होती हैं, एक तो एनी वन पर्सन लिमिट और एक एनी वन एक्सीडेंट लिमिट। उन दोनों लिमिट पर 0.25% की रेट से प्रीमियम चार्ज कर दिया जाता है, थर्ड पार्टी कवरेज हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने एक हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट, बिल्डिंग बन रही है 10 फ्लोर। अब मेरी मशीनरी चल रही है, एक्सकेवेटर भी चल रहा है, रोलर भी चल रहा है, क्रेन भी चल रही है। अब मैं तो चलाऊँ नहीं, मेरा ऑपरेटर चलाए, ड्राइवर चलाए, लेबर चलाए। तो किसी ऑपरेटर ने चलाया उसको, गाड़ी बैक लिया, बैक में 3-4 लेबर काम कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ गई गाड़ी, या 3-4 लोग अपने से खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, सामान सप्लाई देने आए थे, और उनकी डेथ हो गई। तो इतनी बड़ी लायबिलिटी कौन पे करेगा अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज नहीं लिया? क्योंकि कोर्ट तो हो सकता है, एमएचसीटी कोर्ट में अगर केस फाइल करते कि हमारी इस व्हीकल से डेथ हो गई, और कोर्ट तो हो सकता है उनको 10-10 लाख के अवार्ड दे दे। तो 30-40 लाख यानी मिलियंस में लायबिलिटी आ गई, उसको कौन पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पेमेंट अपनी जेब से पे करना पड़ जाएगा। और थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज उसने नहीं लिया तो, और ले लिया एड ऑन कवर, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए ऐसे एड ऑन कवर हमेशा एडवाइज करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता कि वो जिस कंपनी से पॉलिसी ले रहा है उसके पास क्या क्या एड ऑन कवर अवेलेबल है, वो आप ही को बताना पड़ेगा। अगर इस प्लांट एंड मशीनरी को ओनर की किसी भी सराउंडिंग प्रॉपर्टी से कोई भी रिस्क है, तो उसको एड ऑन कवर ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी भी ले लेना चाहिए, जिसका रेट भी 0.25% ही है। क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस का एड ऑन हमेशा एडवाइज कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जिस साइट पे भी काम कर रहे होते हैं, उन साइट्स पर कई बार बने बनाए कंस्ट्रक्शंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि कई तरीके की नेग्लिजेंस हो जाती है, जैसे नेग्लिजेंस ऑफ मेजरमेंट है, या लेबर की वर्कमैनशिप की नेग्लिजेंस है, या कोई फॉल्टी डिजाइन है। तो इन कारणों से बनी बनाई चीज को तोड़ना पड़ेगा तो उसका मलबा होगा तो फिर उसकी कॉस्ट आएगी हटाने की। इस तरीके से ये एड ऑन कवर भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एडवाइज है।
इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्सप्रेस फेट, एयर फेट, ये भी एड ऑन कवर जरूरी हो जाती है। वो इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये समझाती है कि जिस व्हीकल की, जिस मशीनरी की जितनी डिमांड होगी उतना ही उसका प्रोडक्शन होगा। ये तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई का। जितनी डिमांड होती सप्लाई, तो मैन्युफैक्चरर्स उसी हिसाब से अपने मशीनरी को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं उतने नंबर में। क्योंकि मान लिया एक साल में अगर किसी शहर में सिर्फ 50 क्रेन की जरूरत है और उसने 500 बना के रख ली, तो 450 कौन खरीदेगा? और कितना टाइम में बिकेंगी? कौन कब तक बिकेंगी? बिकेंगी भी या नहीं भी बिकेंगी? इसलिए ये शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, रीजन बीइंग डिमांड शॉर्ट है। तो कई बार इमरजेंसी में ये मशीनरीज नहीं मिल पाती, पार्ट्स नहीं मिल पाते, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, फार ऑफ प्लेसेस से मंगवाना पड़ता है। उस केस में उनको एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, एक्सप्रेस फ्रेट है, एयर फ्रेट है, ये पे करना पड़ जाता है। तो अगर एड ऑन कवर को ले रखा है तो ये सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इंश्योर्ड को कुछ भी अपनी पॉकेट से पे नहीं करना पड़ेगा। पॉलिसी कई रिस्क एक्सक्लूड करती है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैकग्राउंड कवर नहीं है पॉलिसी में, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को भी। कॉन्ट्रैक्टर तो मान के चलता है कि अगर मेरी ये मशीनरी बंद हो गई, एक्टिवेटर ने काम करना बंद कर दिया, वोल्टेज ने काम करना बंद किया, कोई ब्रेक डाउन हो गया या उसका इंजन सीज हो गया विदाउट एनी एक्सीडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, करती है। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेकिन अगर विदाउट एक्सीडेंट ये लॉस हुआ है तो फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैकग्राउंड में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लॉस ऑपरेटर्स की, ड्राइवर्स की, लेबर की नेग्लिजेंस होती है। और ये नेग्लिजेंस किस तरीके से हो सकती है कि आप फ्लूइड यूज नहीं कर रहे हैं, डिफेक्टिव लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, कूलेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो इंजन सीज हो जाएगा ना। तो बिना किसी एक्सीडेंट के अगर ऐसा कोई लॉस हो रहा है, इसके मायने हैं कि गाड़ी मिस हैंडल हो रही है, प्रॉपरली यूज नहीं हो रही है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ये नेग्लिजेंस। एक्सीडेंटल लॉस होता तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती। एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर प्रेशर वेसल का अगर कोई लॉस है तो इसमें पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सेपरेट पॉलिसी होती है। वियर एंड टियर से कोई लॉस हुआ तो वो भी इसमें पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूटीन के काम है जैसे नाइफ्स, ड्रिल्स, बिट्स, बैटरीज, टाइप, रोप, चेन, अब गाड़ी चलेगी तो ये पार्ट पुराने होते हैं, ये टूटेंगे, ये कोई मेटल के पार्ट तो हैं। तो वियर एंड टियर पार्ट भी नहीं मिलते, वॉर रिस्क कवर नहीं है, लॉस ऑफ डैमेज कवर नहीं, न्यूक्लियर रिस्क कवर नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रिस्क कवर नहीं है। ट्रांजिट में अगर कोई लॉस ऑफ डैमेज होता है तो कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांजिट सीएम पॉलिसी में कवर नहीं होता। सीपीएम पॉलिसी में केवल लॉस ऑफ डैमेज टू द इंश्योर्ड व्हीकल एट स्पेसिफाइड लोकेशन की रिस्क कवर होती है। अब अगर व्हीकल में या प्लांट एंड मशीनरी में कोई पार्ट से लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी देगी, कॉस्ट ऑफ पार्ट भी देगी, प्लस रिपेयर चार्ज भी देगी, डिसमेंटलिंग या रिएक्शन के चार्ज होगा वो भी देगी, डेप्रिसिएशन भी देगी। डेप्रिसिएशन केवल नॉर्मल पार्ट पर लगेगा जो कि लिमिटेड लाइफ के हैं, वरना ये पॉलिसी सारी कॉस्ट पे करेगी, बशर्ते कि सम इंश्योर्ड एडिक्वेट हो। सम इंश्योर्ड अगर कम है तो उसी प्रोपोर्शन में अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो जाएगा और एवरेज को लग करके क्लेम रेशो और क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा।
यहाँ देखने की बात ये है कि अगर ये क्लेम काट के दिया जाता है, पैसे कम करके दिया जाता है, तो नुकसान किसका होगा? केवल इंश्योर का। तो ये सारा के सारा लॉस इंश्योर को बियर करना पड़ेगा अंडर इंश्योरेंस की वजह से जो भी होगा। आप 100 रुपये की जगह 60 रुपये का बीमा कराते हो तो 40% लॉस के जिम्मेदार आप खुद हो गए ना। तो जब तक पूरे 100 रुपये का बीमा नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी की पूरी 100% जिम्मेदारी नहीं होगी। अंडर इंश्योरेंस का मौका ही मत दीजिए। इसी तरीके से अगर टोटल लॉस के केस में मशीनरी का टोटल लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू देंगे आपको उसकी। आज की रेट में जितने की आ रही है हम उससे मेक मॉडल हम उतना पैसा देने को तैयार हैं। सिर्फ हम तो साल्वेज वैल्यू या डेप्रिसिएशन काटेंगे बस। ये कंपल्सरी एक्सेस। लेकिन आपका सम इंश्योर्ड पूरा होना चाहिए। सम इंश्योर्ड पूरा नहीं है तो आप तक भुगतेंगे। इसलिए सम इंश्योर्ड का पूरा होना जरूरी है। अब यहां आप ये समझ लें कि किसी भी तरीके से सीपीएम की पॉलिसी मोटर जैसी नहीं होती। ना तो उसका रिस्क कवरेज मोटर जैसा होता है, ना उसकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर जैसी होती है, ना उसका क्लासिफिकेशन मोटर जैसा होता है, ना उस पर मोटर का टैरिफ लागू होता है, ना उस पर मोटर का मोटर व्हीकल एक्ट लागू होता है। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। क्या डिफरेंस है? देखिए मेजर डिफरेंसेस को देखिए। ये जो व्हीकल क्लासिफिकेशन होता है मोटर इंश्योरेंस में, उसमें 2 व्हीलर, प्राइवेट कार, 3 व्हीलर, जीसीसीबी, पीसीसीबी, मिस्ट्री। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोटर में तो लागू हो रहा है क्योंकि मोटर डायरेक्ट लागू हो गया, लेकिन सीपीएम में नहीं होता। सीपीएम में सीपीएम का डायरेक्ट लागू होता है जो ये कहता है कि केवल ग्रुप 5 है। 5 में 60 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये और 20 पैसे, इस तरीके से रेट लगी हुई है और कोई भी ग्रुप इंटरचेंजेबल नहीं है। दूसरा पेरेंट्स। अब मोटर पॉलिसी में तो पेरेंट्स की एक लिस्ट है, उसमें से किसी भी पेरेंट्स से लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी को या वो नहीं हो। लेकिन नो मोटर पॉलिसी में जो है कंडीशन, वहाँ पेरेंट्स की एक लिस्ट है। फायर, एक्सप्लोजन, इग्निशन, आरएसएमडी, एसटीएफआई, ये सब दे रखे हैं। क्योंकि ज़्यादातर डिस्प्यूट इसी बात पर होते हैं कि अब जैसे मान लिया मैं दिल्ली से जाके आया हूँ अपनी कार से, और मैंने कार अपने ऑफिस के सामने खड़ी करी थी पार्किंग में, और कार में खड़े खड़े आग लग गई। ऐसा होता है, अक्सर होता है। कार में खड़े खड़े आग लग गई तो कार का बीमा तो मोटर इंश्योरेंस नहीं है। मोटर बीमा में इंश्योरेंस कंपनी कार का बीमा पे कर देगी क्योंकि वो उसके पैरल से लॉस हुआ है। लेकिन यहां सीपीएम में पैरल जैसी कोई बात ही नहीं है, तो ऑल रिस्क कवरेज। ऑल रिस्क में केवल एक्सीडेंट्स का ध्यान रखा जाता है, बाकी सारे क्लेम पेएबल होते हैं। मोटर में हालांकि क्लेम सारे सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पर ही होते हैं, लेकिन सबसे पहला फैक्टर ये कि कौन से पैरल से लॉस हुआ और वो पैरल पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं। ओवर टर्निंग के रिस्क 2 व्हीलर, प्राइवेट कार, जीसीसीबी में शामिल नहीं है, केवल मिस्ट्री व्हीकल्स में शामिल है। और मिस्ट्री व्हीकल्स में ओवर टर्निंग को एक्सपीएम लेकर के चार्ज किया जाता है, कवर किया जाता है। लेकिन सीपीएम में ये इनबिल्ट है और उसके लिए एक्सपीएम में चार्ज नहीं किया जाता। मिनिमम प्रीमियम यानी कि जो कंपलसरी एक्सेस है, मिनिमम कंपलसरी एक्सेस, वो 2 व्हीलर में, प्राइवेट कार में, कमर्शियल व्हीकल में सब में डिफाइंड है पॉलिसी के नीचे।
अब आपको समझना ये है यहाँ कि जब हम मोटर को और सीपीएम को कंपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के डिफरेंस कंपेयर होंगे। जैसे कि कंपलसरी एक्सेस लिया, मोटर में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन सीपीएम में तो ये 12,500 से स्टार्ट होता है। यानी कि सीपीएम में कंपलसरी एक्सेस बहुत ज़्यादा, तो प्लस माइनस दोनों पॉलिसीज के हैं। लेकिन मोटर व्हीकल पर मोटर टैरिफ लागू होगा, सीपीएम पर सीपीएम टैरिफ लागू होगा, मोटर पॉलिसीज पर मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा, सीपीएम पर वो बिल्कुल लागू नहीं होगा। मोटर व्हीकल्स के लिए पब्लिक प्लेस अलाउ है ऑल इंडिया में, कहीं पूरे इंडियन टेरिटरी में। सीपीएम में केवल लोकेशन साइट अलाउ है, दूसरी साइट पे भी जाना रोड रूट से अलाउ नहीं है। मोटर व्हीकल पॉलिसीज के लिए तो आपको अब्रॉड ले जाना है, यानी इंडियन टेरिटरी से बाहर ले जाना है व्हीकल को, तो भी आपको जोग्राफिकल एक्सटेंशन मिल जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के लिए। सीपीएम में तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मोटर पॉलिसी तो एनीवेयर इन इंडिया के लिए होती है, जबकि सीपीएम पॉलिसी केवल प्रत्येक साइट के लिए होती है। अब कंपलसरी थर्ड पार्टी का डिफरेंस देखिए। कंपलसरी थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल में अनलिमिटेड कवर्ड, और ये पॉलिसी की वजह से नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से अनलिमिटेड। कोई भिखारी की डेथ हो जाती है तो हो सकता है एमएससीटी उसको 1.5 लाख रुपए दे दे। कोई डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो हो सकता है एमएससीटी उसको 1.5 करोड़ दे दे। और कोई सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो 50 करोड़, 60 करोड़, किसी भी लिमिट में जा सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं, जिनके बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, जिसमें एज भी है, इनकम भी है, डिपेंडेंट्स भी हैं। ये सारे फैक्टर्स कोर्ट कंसीडर करती है, लेकिन कोर्ट जब कंसीडर करके अवार्ड पास कर रही है, वो अवार्ड तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है। अब क्योंकि यहाँ सीपीएम में पर्सनल की लायबिलिटी कवर ही नहीं है, तो जितनी आपने एड ऑन कवर लेकर के जो लिमिट सेलेक्ट की है एनी वन पर्सन की और एनी वन एक्सीडेंट की, लायबिलिटी उतनी तक लिमिटेड होगी। इससे ज़्यादा लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को पे ही नहीं करनी। सम इंश्योर्ड का पैटर्न भी देखिए कितना अलग है। सम इंश्योर्ड मोटर में हर साल कम होगा, आईडीवी टेबल के हिसाब से होगा। इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी उतनी रहेगी। एक्स शोरूम प्राइस में से हर साल डेप्रिसिएशन करता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द व्हीकल। मोटर की किसी भी कैटेगरी का व्हीकल यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। लेकिन आईडीवी टेबल सीपीएम में तो लागू ही नहीं है। सीपीएम का सम इंश्योर्ड तो न्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू सेम मेक मॉडल ऑफ द मशीनरी पे लागू होगा, प्लस ये हर साल बढ़ेगा। इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन टेबल लागू नहीं होगी। ये एक्स शोरूम प्राइस पर भी हो जाएगा और उससे ज़्यादा पर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कस्टम ड्यूटी, फ्रेट और एक्शन कॉस्ट भी शामिल किया जा सकता है। और चीज होना कि इसमें ट्रांसफर है सीपीएम में भी और मोटर में भी। लेकिन मोटर में तो एनसी भी लागू होता है, नो क्लेम बोनस। उसकी एक टेबल है जो हर गाड़ी के ओनर को इसलिए दिया जाता है कि उसने पूरे पॉलिसी पीरियड में गाड़ी को सेफली ड्राइव किया और कोई भी पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया। इसकी टेबल में ये परसेंटेज हर साल बढ़ता चला जाता है जब तक आप क्लेम नहीं हो। ये मैक्सिमम 50% हो सकता है, यानी कि आपका ओन डैमेज प्रीमियम 50% का डिडक्ट हो जाएगा। ये व्हीकल ट्रांसफर हो जाए तो भी मिलेगा। ट्रांसफर हो जाए
मीन्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी तो भी मिलेगा। लेकिन ये व्हीकल सेल हो गया है और किसी दूसरे ओनर को चला गया है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हीकल को नहीं मिलता, ये ओनर ऑफ द ड्राइवर को मिलता है, गाड़ी के मालिक को मिलता है, ओनर ऑफ द व्हीकल। इसलिए कि उसने गाड़ी को सेफली मेंटेन किया है। 90 डेज के अंदर पॉलिसी रिन्यू हो जाती है तो मिल जाता है, और तब तक चलेगा जब तक कि आपने क्लेम नहीं लिया। जहां आप क्लेम लेते हैं वहां ये जीरो हो जाता है, तो आप टॉप सेटअप कर बैठे और फिर अगले साल फ्रेश स्टार्ट होता है 20%। अब ये टोटल कंसेप्ट लागू नहीं होता सीपीएम में, क्योंकि एनसीबी का प्रोविजन ही नहीं है। तो सीपीएम की पॉलिसी मोटर पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट हो गई, और गलती से भी आप कभी जब सीपीएम पॉलिसी दे रहे हैं तो इसको आईडीबी टेबल को लागू नहीं कीजिए, वरना इंश्योर्ड का लॉस हो जाएगा। इसलिए लॉस हो जाएगा क्योंकि उसको अंडर इंश्योरेंस होते एवरेज क्लॉज लग जाएगा, पर उसमें उसका क्लेम उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगा। आपको पॉलिसी पीरियड में भी अगर वैल्यू बढ़ने का चांसेस है तो आप बोल दीजिए कॉन्ट्रैक्टर को, इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आप एस्केलेशन क्लॉज भी ले सकते हैं। पॉलिसी पीरियड में जितनी वैल्यू बढ़ेगी वो कवर हो जाएगी ऑटोमेटिक। और उसमें फ्लोटर भी ले सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा एक से ज़्यादा 4 साइट चल रही हैं, चाहे वो एक ही सिटी में हो, एक ही स्टेट में हो, या पूरे कंट्री में कहीं भी। फ्लोटर लेना ज़्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि आपकी गाड़ी या आपका व्हीकल अलग अलग साइट्स पे जाएगा। ट्रांजिट की तो फिर भी कवर नहीं होगी, लेकिन फ्लोटर लेने से उन सभी साइट्स पे अगर कोई लॉस और डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे श्याम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाती है, उसके पास उसे अपनी क्रेन जो कि प्रोजेक्ट में यूज करती है, लेकिन उसका एक तो प्रोजेक्ट चल रहा मुंबई में, एक चल रहा पुणे में, और वो दोनों जगह अपनी क्रेन को यूज करती है। फ्रीक्वेंटली आना जाना भी पड़ता है। तो अगर उसने फ्लोटर कवरेज ले लिया तो दोनों प्रोजेक्ट साइड पर अगर कोई लॉस होता है तो कवर हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिट की रिस्क फिर भी कवर नहीं होगी। अब जब भी आप ये पॉलिसी दे रहे हैं तो बहुत सावधानी से प्रपोजल फॉर्म में मेक, मॉडल, आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये सब लिखिए, प्लस हाइपोथिकेशन भी लिखिए। फ्लोटर कवर लिया है वो भी चाहिए उसको, वो भी लिखिए। उसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी कि जब क्लेम आएगा तो क्लेम में पहले तो उसका वैल्यूएशन देखा जाएगा। क्लेम पर फर्स्ट राइट फाइनेंसर का होता है, इसलिए क्लेम का पेमेंट फाइनेंसर को जाएगा। फ्लोटर से ये चेक किया जाएगा कि जो उसमें प्रोजेक्ट की लोकेशन साइट लिखी है उन्हीं पर हुआ है या कहीं और हुआ है। अब क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी मशीनरीज को देखा नहीं, और कॉन्ट्रैक्टर अचानक आपके पास कोई भी ऐसा प्रपोजल ले आता है, तो आपको उस मशीनरी का गूगल में डालिए, फोटो देख लीजिए, अंदाजा आ जाएगा क्या है। क्योंकि मिस्डी व्हीकल की लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको जो आपने सुने नहीं। अब लॉन मोवर्स, लेडर कैरियर कार्ट, लेवलर्स, लेटोडन रोजर्स, ड्रैगलाइन एक्सकेवेटर्स, डंपर्स, डस्ट carts, water carts, road sweeper, they are all subject to insurance under CPM category because they are not normally registered with the RTO authorities. अभी व्हीकल तो है नहीं, मशीनरी। हाँ, इनमें से कुछ हैं जैसे कि प्रिजन वेन है, कैदियों को लेके जाती है, रोड से जाती है। मोबाइल सर्जरीज हैं या डिस्पेंसरीज हैं, मिल्क वैन्स हैं,
डंपर भी रोड पे आपको मिल जाएगा, ऑयल एंड पेट्रोल व्हीकल भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोनों तरीके के हैं, कुछ को आपने देखा होगा, कुछ को नहीं देखा होगा। इंश्योरेंस सबका होगा क्योंकि सब कॉमर्शियल यूज में काम आ रहे हैं। रोड स्प्रिंकलर्स, स्क्रैपर्स, शॉवेल्स, लेवलिंग प्लांट, स्प्रेइंग प्लांट, टैंकर, तार स्प्रेयर, टिपर्स, टावर वैगन्स, टीडोजर्स, ट्रॉली एंड गुड्स कैरिंग, ये सब सीपीएम का पार्ट। इंश्योरेंस सबका होगा क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल है, इंश्योरेंस करना ही चाहिए। बस देखना यह है कि आरटीएस रजिस्टर्ड हैं या नहीं, रजिस्टर्ड हैं मोटर पॉलिसी दे दीजिए, नहीं है सीपीएम पॉलिसी दीजिए। सीपीएम के साथ जो कवरेज है उसको समझा दीजिए, जो अपने पास एड ऑन कवर अवेलेबल हैं वो एड ऑन कवर सजेस्ट कर दीजिए और धीरे देने की कोशिश कीजिए क्योंकि एडवाइजेबल है। अब थर्ड पार्टी जैसा है वो तो देना ही चाहिए। तो सीपीएम के प्रपोजल आपके पास सडनली कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स ले लीजिए, प्रिंसिपल भी ले सकते हैं। अब ये सारी मशीनरीज जो MSD की टैरिफ की लिस्ट में दी गई हैं सब इंश्योरेबल हैं और हैवी मशीनरी वैल्यू भी इनकी बढ़ती है हर साल, आईडी भी इन पर लागू होती नहीं है, एनसी भी इनको मिलता नहीं है, मोटर टैरिफ इन पर लागू होता नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट इन पर लागू होता नहीं है, ग्रुप इनके क्लासिफाइड मोटर की तरह होते नहीं है, प्रीमियम रेट इनका मोटर की तरह होता नहीं है, कवरेज इनका मोटर की तरह होता नहीं है। तो ऑन एवरी फ्रंट दे आर डिफरेंट टू द मोटर। इसलिए जब कभी भी ऐसी पॉलिसी आप इश्यू कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह समझ लें कि ये मोटर पॉलिसी नहीं है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए। किसी का कोई भी डाउट